हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप लोगों के जो एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट की वीडियो हैं वो आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे। उसके साथ ही में आप लोगों के जो एग्ज़ाम की तैयारी है बहुत अच्छे से चल रही होगी। अगर आप लोगों को कोई डाउट है या फिर मेरे समझाए में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो में कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों के लेबर लॉ की, ठीक है। लेबर लॉ का फर्स्ट पेपर ये है, लेबर लॉ का सेकंड पेपर आप फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं। एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम सिलेबस के साथ में बताते हैं, यानी कि सिलेबस भी बताएंगे, एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं लेबर लॉ के सिलेबस की। लेबर लॉ का जो सिलेबस है ना, पहले तो मतलब काफ़ी बड़ा सिलेबस दिया हुआ था, लेकिन इस बार इन्होंने काफ़ी शॉर्ट सिलेबस कर दिया है और ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों का जो सिलेबस है पहले से बहुत छोटा हो गया। क्योंकि बहुत सारे जो एक्ट थे, बहुत सारे जो अधिनियम थे वो हम ज़बरदस्ती पढ़ रहे थे, उनका कुछ पढ़ाई का फ़ायदा तो था नहीं, क्योंकि लॉ में भी वो बंद कर दिए गए थे, बस MJPRO के सिलेबस में वो लिखे हुए थे। तो यहाँ पर जो आप लोग टोटल मतलब लेबर लॉ के रिलेटेड अगर आप डायरेक्ट पढ़ रहे हैं या फिर लेबर लॉ की एडवोकेट बनना चाह रहे हैं तो ये सारी जो डायरेक्ट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, सारे डायरेक्ट्स आप लोगों को पढ़ने होते हैं, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना। लेकिन यहाँ पर अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में जो आप लोग पढ़ेंगे वो भारत ट्रेड यूनियन नहीं है, ये ट्रेड यूनियन एक्ट है, ठीक है। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 ये भारत नहीं है। उसके बाद इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट यानी औद्योगिक विवाद अधिनियम, फैक्ट्री एक्ट 1948 यहाँ पर आप लोग पढ़ने वाले हैं। उसके साथ ही में यहाँ पर जो चौथा डायरेक्ट है वो नीचे दिया हुआ है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 यानी औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946। बाकी के जो हैं ये फर्स्ट पेपर से हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो इनको पढ़ने की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों के पास सिलेबस है जिसमें ये पुराने वाले डायरेक्ट दिए हुए हैं तो वो आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 4 ही डायरेक्ट पढ़ने जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सिलेबस की बात करते हैं। जो फर्स्ट सिलेबस है ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 की यहाँ पर बात की गई है और इसी की पूरी यूनिट यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट में यहाँ पर आप लोग जो पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन पढ़ेंगे, भारत में श्रमिक समस्या पढ़ेंगे, भारत में श्रमिक समस्या और श्रमिक नीति पर क्वेश्चन आता है, लास्ट ईयर शायद आया भी था। उसके बाद अगला है आप लोगों का हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट, ठीक है। ट्रेड यूनियन आंदोलन का इतिहास और विकास, ट्रेड यूनियन कैसे बनी, ठीक है। ट्रेड यूनियन एक्ट कैसे बना उसका पूरा आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसका क्या हिस्ट्री है। ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, पंजीकृत ट्रेड यूनियन के राइट्स क्या होते हैं, पेनल्टीज़ एंड प्रोसीजर क्या होता है इनका, मतलब रजिस्ट्रेशन की क्या प्रोसेस होती है वो, प्लस इनकी जो प्रोसेस होती है रजिस्ट्रेशन की वो हमें बतानी है। उसके साथ ही में क्या इन पर पेनल्टीज़ पड़ सकती हैं, क्या ये पेनल्टीज़ डाल सकते हैं, वो भी यहाँ पर आप लोगों को बताना होता है। उसके बाद यहाँ पर कलेक्टिव बार्गेनिंग यानी प्रोसेस, कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस, मेरिट एंड डिमेरिट्स, ठीक है। सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया, गुण और दोष, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आता भी ये कई बार है। उसके बाद यहाँ पर अगली जो यूनिट है यूनिट सेकंड में आप लोगों का औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 यानी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 आप लोगों को पढ़ना होता है, ठीक है। इसमें स्कोप ऑफ इंडस्ट्री पढ़ी जाएगी, ठीक है। वर्कमैन पढ़ा जाता है, वर्कमैन कौन होता है, नियोक्ता पढ़ा जाता है, एम्प्लॉयर कौन होता है, औद्योगिक विवाद क्या होते हैं। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ कि औद्योगिक विवाद में एक फेवरेट क्वेश्चन है इन लोगों का, वो ये है कि व्हेन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिकम इंडिविजुअल डिस्प्यूट, ठीक है, कब एक औद्योगिक विवाद जो है व्यक्तिगत विवाद बन जाता है। ये एक क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है, लास्ट ईयर भी पूछा गया था, उससे पहले भी पूछा गया था और उम्मीद है कि इस बार भी ये पूछा जाए, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर नोट करके याद कर लेना। उसके बाद औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत प्राधिकारी कौन होते हैं, प्रक्रिया क्या होती है, पावर्स क्या होती है, प्राधिकारियों के कर्तव्य क्या होते हैं, न्यायालय या न्यायाधिकरण क्या होते हैं। यूनिट थर्ड में यहाँ पर दिया हुआ है लास्ट, जैसे मैंने आपको बताया था डायरेक्ट चौथा वाला, तो यहाँ पर दिया हुआ है औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946। इसमें हड़ताल, तालाबंदी, छटनी समापन, अनुचित श्रम आचरण, जुर्माना, कंपनियों आदि द्वारा अपराध, ये जो है ना सारी जो हेडिंग्स यहाँ पर लिखी हुई हैं सारी इंपॉर्टेंट हैं। इनके सारे सेक्शंस, सारे केस आप लोगों को याद कर लेने हैं डेफिनेशन के साथ में। लास्ट वन है यहाँ पर आपकी फोर्थ यूनिट
फैक्ट्री एक्ट, ठीक है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो मैं ज़्यादा क्या पूछे जाते हैं मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ सिलेबस से आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, फिर भी अगर आप लोग सिलेबस से पढ़ना चाह रहे हैं तो सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ट्रेड यूनियन एक्ट में जो पूछा जाता है, ट्रेड यूनियन एक्ट की लाइबिलिटीज़ पूछी जाएंगी, राइट्स पूछे जाएंगे। ट्रेड यूनियन एक्ट के डिफरेंस क्या होते हैं, देखो डिफरेंस किस में पूछेंगे कि नॉन रजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन क्या होती हैं, ठीक है। पंजीकृत और अपंजीकृत ट्रेड यूनियन का अंतर क्या होता है वो पूछा जाएगा। रजिस्ट्रेशन कैसे कराया जाता है ट्रेड यूनियन एक्ट का, और कलेक्टिव बार्गेनिंग जैसे मैंने आपको बताया कि सामूहिक सौदेबाजी वाला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर जो जो अगली स्लाइड है वो है आप लोगों की औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की। डिस्प्यूट जो मतलब वो होती है कमेटी, ठीक है, जिसको कोर्ट्स भी बोलते हैं या फिर न्यायाधिकरण भी बोलते हैं या प्राधिकारी भी बोलते हैं। तो उसके पूरी यहाँ पर दी हुई है कि संगठन कैसे किया जाता है, पावर्स क्या होती हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं, ठीक है, विभिन्न न्यायिक प्राधिकारियों की प्रक्रिया क्या होती है और वर्कमैन क्या होते हैं। चारों इनसे क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, ठीक है। वर्कमैन वाला तो अलग से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर बार, ये चारों पूछे जाएंगे या फिर एक अलग से ये वर्कमैन वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कर्मकार वाला क्वेश्चन अगर आप लोगों को मिल जाए तो जरूर याद करना है, यानी कि वर्कमैन वाला। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है औद्योगिक रोजगार यानी स्थायी आदेश 1947। यहाँ पर वही सब चीज़ें दी हुई हैं जो मैंने आपको सिलेबस में बताई थी कि सिलेबस में जो चीज़ें दी हुई हैं वो एग्जाम में भी कंटिन्यू पूछी जा रही हैं, ठीक है। स्ट्राइक पूछी जाती है, लॉकआउट पूछा जाता है, ले ऑफ पूछा जाता है, उसके बाद रिट्रेंचमेंट पूछा जाता है, अनफेयर लॉ प्रैक्टिस पूछा जाता है, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस यानी अनुचित श्रम प्रथा पूछी जाती है, ठीक है। ये ले ऑफ जो है छटनी 2 टाइप की होती है, एक ले ऑफ होता है निकाल देना और एक रिट्रेंचमेंट होता है छटनी करना, ठीक है। दोनों यहाँ गलत लिख दिया है। ले ऑफ यानी निकाल दिया गया है किसी वजह से, और छटनी यानी कि छटनी मतलब कि एक कंपनी है, मान लीजिए उसमें कंपनी है, 100 लोग उसमें काम कर रहे थे, 25 इधर थे, 50 लोग इधर थे। अब उन्होंने क्या देखा कि ये 25 लोग जो हैं काम जो है कम कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने बेनिफिट को देखते हुए इन 25 को निकाल दिया। लेकिन इन 25 के भी अपने राइट्स होते हैं, ठीक है, इनके क्या राइट्स हैं, क्या इनकी लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है, कभी अपने राइट्स क्लेम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें रिट्रेंचमेंट में याद करनी है, ले ऑफ में याद करनी है, ऐसे ही करके। फिर लॉकआउट क्या होता है कि तालाबंदी कर दी, वही फैक्ट्री में ताला लगा दिया हमने, तो उसके भी मतलब क्या लीगल प्रोविजंस हैं वो भी यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। हड़ताल तो आप लोगों को पता ही है, आजकल हड़ताल काफ़ी मायने रख रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछी जा रही हैं। उसके बाद फैक्ट्री एक्ट जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सिलेबस समझ में नहीं आएगा, मैं थोड़ा और शॉर्ट करके आप लोगों को बता दूंगा कि क्या क्या इससे पूछा जा रहा है। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एक्ट पूछा जाता है, ठीक है, कि कारखाना अधिनियम कैसे बना, उसका क्या हिस्टोरिक बैकग्राउंड है। सेक्शन 9 में इसके निरीक्षक दिया हुआ है यानी इंस्पेक्टर दिया हुआ है, वो आपको याद करना है। उसके बाद वर्कर सेफ्टी ड्यूरिंग वर्क विद मशीन यानी कि मशीनों के साथ काम करने के दौरान श्रमिक की क्या सुरक्षा होती है, उसका एम्प्लॉयर उसको क्या सुविधा देता है, ठीक है, एम्प्लॉयर हो गया या ऑक्यूपायर यानी ठेकेदार हो गया, वो क्या उसको सुविधा देता है और क्या उसको खुद भी प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ये पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पर हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर मेजर, ये जो क्वेश्चन है ना, ये ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आप लोग लिखने बैठो तो कम से कम 5 पेज में तो आएगा ही आएगा। इसीलिए कभी कभी क्या करते हैं कि स्वास्थ्य के लिए अलग पूछ लेंगे, सुरक्षा के लिए अलग पूछ लेंगे, कल्याण अलग पूछ लेंगे। क्वेश्चन आता है कि कारखाना अधिनियम 1948 में स्वास्थ्य सुरक्षा कल्याण संबंधी क्या उपाय दिए गए हैं, या फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वास्थ्य संबंधी क्या उपाय दिए गए हैं, या फिर क्वेश्चन आ जाएगा कि कल्याण संबंधी क्या उपाय दिए गए हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आप लोगों को अच्छे से याद करनी है ताकि आप लोग अपने एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाएँ। उसके बाद ये ठेकेदार पूछ लिया जाता है, यानी ये ऑक्यूपायर कौन होता है, और वर्कर यानी कार्यकर्ता कौन होता है, ठीक है। वर्कर यानी कि वो नहीं जो काम करता है, वो पूछ नहीं रहे हैं, वो यहाँ पर डेफिनेशन पूछ रहे हैं, विल सेक्शन पूछ रहे हैं, ठीक है। उसके साथ में थोड़ी 2-4 लाइनें अगर अपने पास से बढ़ा के लिख दोगे तो अच्छा आंसर मतलब अच्छा आंसर हो जाता है और अच्छा इसमें नंबर मिल जाता है आप लोगों को, ठीक है। तो ये थी सारी चीज़ें जो आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हम अगले सब्जेक्ट की वीडियो बहुत जल्द लेके आने वाले हैं। तो ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए और एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। साथ ही में अगर कुछ भी पूछने में मतलब चाहे टेलीग्राम पर पूछने में आप लोग आसानी है, या फिर वीडियो में कमेंट करने में आप आसानी है, जहाँ चाहे वहाँ पूछ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, हर सवाल का आप लोगों को जवाब दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है आप लोगों की 4th पेपर की वीडियो, अभी 4th नहीं 3rd पेपर की वीडियो, 4th पेपर की वीडियो अभी जल्द हम लेके आने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।